हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन वायर एलएमपी में। आज हम लोग ईवीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। ये प्रश्न आपके सीटेट, यूपी टेट और अदर जो शिक्षक पात्रता परीक्षा के एग्ज़ाम हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, धातु के अमलगम में दूसरा तत्व है कार्बन, सोडियम, सोना, पारा। तो बात करें अगर धातु अमलगम में दूसरा तत्व क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, पारा। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि किसी विलयन का पीएच 2 है तो यह है दुर्बल अम्ल, दुर्बल क्षार, प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार। तो अगर किसी विलयन का पीएच मान 2 है तो यह किसको प्रदर्शित करेगा? तो यह प्रबल अम्ल को प्रदर्शित करेगा। पीएच स्केल जो होती है आपका वो 0 से 14 के बीच होती है और यहाँ मध्य में 7 होता है। 7 पे उदासीन होता है और जो आपका 0 से 7 तक है ये आपका क्या होता है? अम्लीय होता है। और आपका 7 से 14 के बीच जो होते हैं ये क्षारीय होते हैं। तो जितना हम 0 की तरफ बढ़ेंगे उतना अम्लीयता बढ़ेगी, जितना हम इधर 7 की तरफ बढ़ेंगे उतना अम्लीयता घटेगी। ऐसे ही 7 से आगे की ओर जितना बढ़ते जाएंगे 14 की तरफ उतना ही क्षारीयता बढ़ती जाएगी। तो यहाँ क्या होगा? प्रबल अम्ल हो जाएगा अगर पीएच मान किसी विलयन का 2 है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो यहाँ आपका क्या सही उत्तर हो जाएगा? प्राचीनतम वेद आपका ऋग्वेद है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में कहाँ सींग युक्त गेंडा मिलता है? गुजरात, असम, कर्नाटक, केरल। तो भारत में कहाँ जो है सींग वाला गेंडा मिलता है? तो ये आपका सही हो जाएगा असम में। असम में एक काजीरंगा पार्क है। काजीरंगा पार्क एक सींग वाले जो गेंडे के लिए काफ़ी फेमस है। तो यहाँ बी ऑप्शन सही होता है, असम। अगला प्रश्न, एक उदासीन पिंड होता है केवल धनात्मक आवेश, कोई ऋणात्मक आवेश नहीं, केवल ऋणात्मक आवेश, कोई धनात्मक आवेश नहीं, ऋणात्मक एवं धनात्मक आवेश बराबर मात्रा में, कोई आवेश नहीं। तो अगर उदासीन पिंड की बात करेगा तो उसमें क्या होगा? ऋणात्मक एवं धनात्मक आवेश दोनों जब बराबर मात्रा में होंगे तो पिंड उदासीन कहलाएगा। यानी जितना धन विद्युती उतना ही ऋण विद्युती, तो एक दूसरे को ये निगलेक्ट कर देंगे, इसलिए पिंड उदासीन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, गोवा के दक्षिण का पश्चिमी घाट कहलाता है मालाबार, कोकड़, कन्नड़, उत्तरी सरकार। तो जो गोवा के पश्चिमी घाट को क्या कहते हैं? मालाबार तट कहते हैं। ऑप्शन ए सही होता है। अगला प्रश्न है, डीटीटी क्या है? एक एंटीबायोटिक, अनअपघटनीय प्रदूषक, अपघटनीय उर्वरक, डाइक्लोरोफ्लोरोटाइटेनियम। तो डीटीटी जो है ये कीटनाशक के रूप में प्रयोग किया जाता है, लेकिन ये मृदा के लिए और जल के लिए काफ़ी ही खतरनाक होता है। तो ये अनअपघटनीय प्रदूषक है, इसका अपघटन नहीं होता है। अगर ये जल में मिल जाता है तो जल में ज्यों का त्यों बना रहता है, जल को प्रदूषित कर देता है। मृदा में मिलता है तो मृदा को प्रदूषित करता है। डीडीटी का प्रयोग जो है वो आपका जैसे टिड्डी है इस प्रकार के कीड़ों से फसल को बचाने के लिए छिड़काव किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, लोदी वंश की स्थापना किसने की? बहलोल लोदी, इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो लोदी वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसका ऑप्शन ए सही होता है, बहलोल लोदी के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में कौन सा जीवाणु जल प्रदूषण के सूचक के रूप में काम करता है? स्टेफाइलोकोकस। ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है स्ट्रेप्टोकोकस, ऑप्शन सी है डिप्लोकोकस और ऑप्शन डी है कॉलीफॉर्म। तो यहाँ बात कर रहा है जीवाणु जल प्रदूषक के सूचक के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? तो इसका आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, कॉलीफॉर्म का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न, बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है? अयोध्या, सारनाथ, लुम्बिनी, बोधगया। तो इसका आपका क्या हो जाएगा? लुम्बिनी के जंगलों में, लुम्बिनी नामक स्थान पे महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था, यानी ऑप्शन सी सही होता है। अगला प्रश्न देखते, कोणार्क मंदिर और स्थित है राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु। तो जो कोणार्क मंदिर है
वो आपका कहाँ स्थित है? इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। उड़ीसा में कोणार्क का सूर्य मंदिर है। और जितने भी सूर्य मंदिर होते हैं इनको ब्लैक पगोडा भी बोला जाता है, ब्लैक पगोडा। जितने भी आपके सूर्य मंदिर हैं उनको ब्लैक पगोडा बोला जाता है। और जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है ये आपका उड़ीसा में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में कौन सा मौलिक अधिकारों के उपयोग का एक उदाहरण नहीं है? बिहार के श्रमिकों का पंजाब में रोजगार तलाशना, ईसाई मिशनरियों द्वारा मिशन स्कूल की स्थापना करना। ऑप्शन सी है समान पद पर कार्य कर रहे महिलाओं और पुरुषों द्वारा समान वेतन प्राप्त करना। ऑप्शन डी है बच्चों द्वारा पैतृक संपत्ति का उत्तराधिकार पाना। तो यहाँ अगर बात करें मौलिक अधिकारों में कौन जो है नहीं है, तो जैसे बिहार के श्रमिक हैं वो पंजाब जाकर रोज़गार तलाशते हैं, तो ये इनका एक अधिकार होता है। ये आपका 19 अनुच्छेद के एक पार्ट के रूप में आता है, जिसमें है आपका बोलने की स्वतंत्रता, बिना शस्त्र एकत्रित होने की स्वतंत्रता, फिर आवागमन की स्वतंत्रता। तो जो ये आपका आवागमन की स्वतंत्रता है, फिर उसके बाद में है रहने की स्वतंत्रता, फिर है वहाँ पे जीवन व्यापार करने की स्वतंत्रता। तो बिहार के श्रमिक पंजाब में जा रहे हैं तो उनको एक प्रकार की क्या है, स्वतंत्रता है वहाँ काम तलाशने की, व्यवसाय की। तो ये 19 के 6 पार्ट में आता है। ईसाई मिशनरियों द्वारा मिशन स्कूल की स्थापना करना, तो ये क्या है, ये 29 अनुच्छेद में आता है। 29 और 30 इसमें है आपका अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। तो ये भी आपका मौलिक अधिकार है। कोई भी अल्पसंख्यक है तो वो अपने ही क्या करेगा, संप्रदाय या अपने ही उसका धर्म की से संबंधित कोई शिक्षा संस्था का निर्माण कर सकता है और उसमें शिक्षा जो है वो प्रदान कर सकता। तो ये भी आपका जो है अधिकार में आ जाएगा। समान पद पर कार्य कर रहे हैं महिला और पुरुष को समान वेतन, तो ये भी आपका जो है मौलिक अधिकार ही है। अनुच्छेद 16 समान जो उसमें है, अनुच्छेद 16 में समान पद के लिए समान वेतन की जो अवधारणा दी गई है। लेकिन बच्चों द्वारा पैतृक संपत्ति का उत्तराधिकार पाना ये मौलिक अधिकार में नहीं रहा है। पहले था, लेकिन 44वां संविधान संशोधन होता है 1978 में, और ये आपका जो संपत्ति का अधिकार था इसको हटाकर 300 का कानूनी अधिकार में जोड़ दिया। इसलिए ये जो पैतृक संपत्ति का अधिकार है बच्चों को, इसको हटा दिया गया है। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन डी, ये मौलिक अधिकारों की श्रेणी में नहीं आता है। अगला प्रश्न देखते हैं, रासायनिक अभिक्रिया के संदर्भ में निम्न में कौन सही है? रासायनिक अभिक्रियाएं उत्क्रमणीय होती हैं। सभी रासायनिक परिवर्तनों के दौरान ऊर्जा अवशोषित होती है। रासायनिक अभिक्रियाओं में रासायनिक बंधों का टूटना व बनना होता है। और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो यहाँ क्या होगा, रासायनिक अभिक्रियाएं उत्क्रमणीय तो होती हैं, ये सही है, लेकिन सभी रासायनिक अभिक्रियाएं ऊर्जा अवशोषी नहीं होती। कुछ ऊर्जा जो है उत्पन्न भी करती हैं, या कुछ ऐसी अभिक्रियाएं हैं जिनसे ऊर्जा निकलती है। तो यहाँ आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? रासायनिक अभिक्रियाओं के संदर्भ में रासायनिक अभिक्रियाओं में रासायनिक बंधों का टूटना व बनना होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रतिवर्ती क्रिया में प्रतिवर्ती चाप निम्न द्वारा बनता है। मस्तिष्क मांसपेशी मेरुरज्जु, संवेदांग मेरुरज्जु मांसपेशी, मांसपेशी मस्तिष्क मेरुरज्जु, और मांसपेशी संवेदांग और मेरुरज्जु। तो जो आपका प्रतिवर्ती क्रिया है या प्रतिवर्ती चाप किससे बनती है? तो इसका आपका सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन बी, संवेदांग, मेरुरज्जु और मांसपेशी, इनके मिलने से प्रतिवर्ती चाप का निर्माण होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, जर्मनी के एकीकरण के पीछे किसका दिमाग था? फ्रेडरिक विलियम का, गैरीबाल्डी का, बिस्मार्क का, हिटलर का। तो यहाँ आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा जर्मनी के एकीकरण के पीछे? तो बिस्मार्क, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व है 382, 324, 421, 518। तो बात करें अगर 2011 की जनगणना के अनुसार जनघनत्व कितना है भारत का, तो इसका आपका सही उत्तर हो जाता है 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि एक चुंबक की छड़ को लंबाई से 4 टुकड़ों में काट दिया जाए तो ध्रुवों की संख्या होगी।
ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 8 और ऑप्शन डी है 6। तो इसका आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 8। यदि एक कोई चुंबक है और इसके हम 4 टुकड़े कर देते हैं तो क्या होगा? 1, 2, 3 और 4। तो 4 टुकड़े में जब इसको हम डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा? 1, 2, 3, ये 4 टुकड़ों में डिवाइड हो गया। हर एक टुकड़े से 2 ध्रुव बनेंगे और इसलिए इसमें टोटल ध्रुवों की संख्या कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2010 में भारत का स्थान कितना है? 166, 119, 123, 132। तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो 2010 में आई थी, इसमें भारत का स्थान कौन सा था? 119वां स्थान था। अगला प्रश्न देखते हैं। माओवादी आक्रमण के कारण समाचारों में रहा दांतेवाड़ा अवस्थित है? आसाम में, छत्तीसगढ़ में, पश्चिम बंगाल में, आंध्र प्रदेश में। तो जो माओवादी आक्रमणों के कारण समाचार में दांतेवाड़ा नामक स्थान रहा, तो वो कहाँ स्थित है? तो इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा छत्तीसगढ़ में स्थित है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न। जनसंख्या मानव पूंजी बन जाती है जब निवेश किया जाता है? शिक्षा में, प्रशिक्षण में, स्वास्थ्य सुविधाओं में, उपरोक्त सभी में। तो यहाँ आपका क्या होगा? जनसंख्या मानव पूंजी बन जाती है जब शिक्षा में, प्रशिक्षण में, स्वास्थ्य सेवाओं, इन तीनों में हम निवेश करेंगी। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भोजन पकाते समय कभी कभी बर्तन के पेंदे की बाहरी सतह काली हो जाती है, इसका अर्थ है भोजन अधिक पक गया है, बर्तन स्टील का है, ईंधन पूर्ण रूप से नहीं जल रहा है, प्रयुक्त ईंधन गैर परंपरागत है। तो इसका आपका क्या हो जाएगा आंसर? ईंधन पूर्ण रूप से जल नहीं रहा है, इसलिए पेंदे की जो बाहरी सतह है वो काली हो गई है, ऑप्शन सी सही हो जाता है। अगला प्रश्न है। पैंक्रियाज यानी अग्नाशय में होती हैं केवल बहिस्रावी कोशिकाएं, केवल अंतःस्रावी कोशिकाएं, 2 प्रकार की कोशिकाएं यानी अंतःस्रावी एवं बहिस्रावी, ऑप्शन डी है केवल एक प्रकार की कोशिका जो अंतःस्रावी एवं बहिस्रावी दोनों की तरह कार्य करती है। तो इसमें आपका कौन सही हो जाएगा? 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं पैंक्रियाज या अग्नाशय में, अंतःस्रावी एवं बहिस्रावी। इसे मिक्स्ड ग्लैंड भी कहते हैं या मिश्रित ग्रंथि। कभी कभी प्रश्न आ जाता है ऐसी कौन सी जो है ग्रंथि है या ऐसा कौन सा मानव शरीर का पार्ट है जो अंतःस्रावी एवं बहिस्रावी दोनों तरह की कार्य करता है। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? पैंक्रियाज जो है वो आपका मिश्रित ग्लैंड है या कह सकते हैं मिक्स्ड ग्लैंड है जो अंतःस्रावी एवं बहिस्रावी दोनों की तरह कार्य करता है। अगला प्रश्न। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं? S.Y. कुरैशी, N. गोपालास्वामी, नवीन चावला, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से कोई नहीं है भारत के निर्वाचन आयुक्त। अगला प्रश्न देखते हैं। एक ताज़ा अंडा शुद्ध पानी में डूब जाता है लेकिन नमक के संतृप्त विलयन में तैरता रहता है, इसका कारण है? अंडे के कवच में स्थित तरल माध्यम, शुद्ध जल का उच्च घनत्व, नमक के पानी का उच्च घनत्व, अंडे पर कवच कैल्शियम का बना होता है जो कि शुद्ध पानी से हल्का होता है। तो यहाँ आपका क्या सही हो जाएगा? नमक के पानी का उच्च घनत्व। जब हम नमक में पानी में नमक मिला देते हैं तो जो पानी का घनत्व है वो बढ़ जाता है। जब डेंसिटी बढ़ जाएगी तो जो चीज़ें हैं वो तैरना उनको आसान हो जाता है, इसीलिए ताज़े जो एक अंडा है वो शुद्ध पानी में डूब जाएगा लेकिन नमक के पानी में तैरता रहेगा क्योंकि उसका घनत्व बढ़ जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं और ये आज का अंतिम प्रश्न है। निम्न में किस विधि द्वारा प्रयोगशाला में ऑक्सीजन गैस बनाई जाती है? KClO3 को MnO2 के साथ गर्म करने पे, पानी के विद्युत अपघटन के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, और ऑप्शन डी है ए और सी दोनों द्वारा, यानी KClO3 को MnO2 के साथ गर्म करने से या पानी के विद्युत अपघटन के द्वारा। तो यहाँ आपका क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इन दोनों से जो है हमको प्रयोगशाला में ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है। तो आज हम लोगों ने इन्वायरमेंट के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया। ऐसे ही इन्वायरमेंट के प्रश्नों की सीरीज़ पाने के लिए आप अपने एजुकेशन वायर LMP चैनल पे बने रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को भी शेयर करिए जिससे
उनकी भी तैयारी को एक नया आयाम मिल पाए। सारे क्वेश्चन एक्सप्लेन्ड होते हैं, हर एक क्वेश्चन के जो भी ऑप्शन सही होते हैं उनको पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया जाता है, जिससे आप लोग अच्छे तरीके से समझ पाएँ। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।